सो है गैस, वेलकम बैक टू माई टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं IDFC फर्स्ट बैंक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों आज के दिन IDFC फर्स्ट बैंक आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहती हुई देखने को मिली थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न था कंपनी की परफॉर्मेंस आज के दिन IDFC फर्स्ट बैंक में काफ़ी अच्छा हमें विटनेस करने को मिला था। और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी की Q2 के अर्निंग्स, जहां पर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें इस बार 75% से ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है, हायर कोर इनकम की वजह से और लोअर प्रोविजंस की वजह से। अब दोस्तों नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो वहाँ पर ग्रोथ हमें 6.8% की देखने को मिली, बट कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें ग्रोथ हमें 75% की देखने को मिली। तो ये पॉसिबल इसलिए हो पाया है क्योंकि कंपनी के जो प्रोविजंस हैं वो हमें इस बार Q&Q बेसिस पे लगभग 12.5% से गिरते हुए नजर आए थे। Q1 में कंपनी का प्रोविज़न था 1659 करोड़, जो कि गिरकर 1452 करोड़ रिपोर्ट हुआ है। और आप सभी को पता होना चाहिए, किसी भी बैंक के जब नंबर्स आते हैं तो इनकम माइनस एक्सपेंस उसका प्रॉफिट नहीं होता है। इनकम माइनस एक्सपेंस के बाद जो फिगर आता है उसमें प्रोविज़न माइनस होता है और उसके बाद जो फिगर बचता है वो होता है उसका नेट प्रॉफिट। तो प्रोविज़न अगर कम रहेगा तो अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट ज़्यादा रिपोर्ट होगा और ज़्यादा रहेगा तो नेट प्रॉफिट कम रिपोर्ट होगा। तो प्रोविज़न इस बार 12.5% से जो गिरा है, इस वजह से कंपनी के जो नेट प्रॉफिट हैं वो हमें इम्प्रूव होते हुए नज़र आए हैं। और साथ में दोस्तों कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एंड CEO हैं उनकी तरफ से भी कुछ स्टेटमेंट्स हमें देखने को मिली, जिसमें ये बताया गया था कि बैंक के जो एसेट क्वालिटीज़ हैं वो अभी भी स्टेबल हैं और उसके अलावा जो माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में स्ट्रेस था वो काफ़ी हद तक कम हो चुका है। और साथ में उन्होंने ये भी बताया है कि ऑपरेटिंग लेवरेजेस जो है वो इम्प्रूव कर रहे हैं, जिससे कॉस्ट ऑफ फंड में गिरावट हमें देखने को मिलेगी और सपोर्ट मिलेगा कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से सुनने को मिली है, तो इससे इन्वेस्टर्स के मन में एक बूस्ट आया है कि कंपनी के नंबर्स इस Q2 में हमें काफ़ी अच्छे देखने को मिले और अच्छे कमेंट्री की वजह से एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी कि आने वाले क्वार्टर्स में भी कंपनी के नंबर्स अच्छे दिख सकते हैं। तो इसी वजह से बोल सकते हैं कि आज के दिन IDFC फर्स्ट बैंक की परफॉर्मेंस हमें अच्छा विटनेस करने को मिला। बाकी आपका व्यू इस कंपनी को लेकर या इस बैंक को लेकर क्या है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। बट जितनी भी चीज़ें हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इसको रिकमेंडेशन आप मत समझना। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो कि यूट्यूब पे तो अब आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम में ही अपडेटेड देखने को मिल जाती हैं। और इसके अलावा दोस्तों सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं, जिसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। पास्ट में जो कॉल्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिले थे उसकी परफॉर्मेंस भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी, जिसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों यहाँ पर लाइव आकर जो भी आपके डाउट्स इंक्वायरीज हैं वो भी क्लियर किया जाता है। तो लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर आप सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी का नाम है BSE लिमिटेड। दोस्तों कल के दिन हमने डिस्कस किया था BSE से रिलेटेड काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट डेटास को, बट उसके अलावा दोस्तों आज के दिन एक और काफ़ी शॉकिंग डेटा को हम लोग कवर करेंगे और वो डेटा है कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर। अब देखो दोस्तों, Q1 का शेयर होल्डिंग पैटर्न, जहाँ पर FIS अपनी स्टेक्स को इंक्रीज़ की थी और 18.14% स्टेक FIS का था। और DIS की बात करें तो 11.27% स्टेक था, जो कि डिक्रीज़ हुआ था। और पब्लिक का स्टेक इंक्रीज़ होकर 50% तक चला गया था। और अदर्स का जो कॉलम है वहाँ पर लगभग 20.5% का स्टेक हमें देखने को मिल रहा था। अब लेटेस्ट Q2 के शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से अगर हम देखें तो हमें DIS में क्या दिखती है, DIS में दिखता है बैंक, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज़, ये सारे DIS में आते हैं। तो ये जो B1 का कॉलम है ये हमें DIS की होल्डिंग्स को दिखाता है। तो होल्डिंग्स अगर देखोगे DIS का तो 19.91% हमें देखने को मिलता है। और 19.91% का मतलब ये है कि DIS ने इस बार 11.27% स्टेक से बढ़ाकर 19.91% स्टेक अपना कर लिया है, ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 20%। तो बोल सकते हैं कि इस Q2 में DIS की काफ़ी ज़्यादा पसंद रही है
बीएससी। भले इस Q2 में काफ़ी सारी नेगेटिव न्यूज़ हमें बीएससी की बिजनेस से रिलेटेड सुनने को मिला, बट फिर भी डीआईएस की कन्विक्शंस इस कंपनी को लेकर काफ़ी स्ट्रांग हमें विटनेस करने को मिली कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हुए। बाकी अगर हम एफआईएस की बात करें तो एफआईएस का कॉलम हमें B1 ने B2 दिखाता है। तो देखो यहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का दिखता है आपको। तो B2 का जो कॉलम है वो दिखाता है कि एफआईएस की कंट्रीब्यूशन कितनी है। तो उसकी कंट्रीब्यूशन अगर देखोगे तो 16.25% देखने को मिलेगा, और लास्ट क्वार्टर में कितना था 18.14%, यानी कि एफआईएस ने अपनी स्टेक्स को कम कर 16.25% कर लिया है। तो एफआईएस की कंट्रीब्यूशन थोड़ी कम हुई है क्योंकि कन्विक्शन एफआईएस की थोड़ी लूज हुई है, बोल सकते हैं एक्सपायरी के स्वैप की वजह से और सेबी के लॉट्स ऑफ अनसर्टिनिटीज़ की वजह से वीकली एक्सपायरी को ख़त्म करने को लेकर। तो ये सारी चीज़ें हमें विटनेस करने को मिला है, बोल सकते हैं बीएससी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में। बाकी इसके अलावा दोस्तों अगर हम पब्लिक की बात करें तो पब्लिक का कॉलम सबसे लास्ट वाला होता है। तो सबसे लास्ट वाला कॉलम कौन सा है भाई, B4 है। ठीक है, आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ, देख लो B4 आपको देखने को मिलेगा। और B4 में देखोगे तो पब्लिक का स्टेक कितना दिख रहा है, एक सेकेंड, तो वो दिख रहा है दोस्तों 63.76%। तो आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं, जो कि पिछले क्वार्टर में पब्लिक का स्टेक कितना था, लगभग था 50%, और इस बार 60% को भी नंबर क्रॉस कर चुका है। तो बोल सकते हैं कि डीआईएस ने और पब्लिक ने अपने स्टेक को काफ़ी एग्रेसिवली इंक्रीज़ किया है इस Q2 के शेयर होल्डिंग पैटर्न में। और देखते हैं कि स्क्रीनर पे जब अपडेट होगा तो प्रॉपर पिक्चर कैसा दिखता है, बट जैसा मैंने आपको बताया है नंबर, उसके आसपास का ही पिक्चर आपको देखने को मिलेगा। तो अभी के हिसाब से देखोगे तो काफ़ी शॉकिंग चेंजेस हमें बीएससी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में इस Q2 में देखने को मिली है। और भले ब्रोकरेज हाउस इस कंपनी को लेकर नेगेटिव कमेंट्री करते हुए नज़र आ रहे थे 2027 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर, जहां पर कंपनी के रेवेन्यू 40% गिरावट की रिपोर्ट हो रही थी। उसके अलावा प्रॉफिट में भी सेम सिनेरियोज रिपोर्ट हो रहा था, बट शेयर होल्डिंग पैटर्न में डीआईएस की कन्विक्शन तो एकदम नेक्स्ट लेवल हमें देखने को मिली है। बाकी देखते हैं प्रॉपर कब स्क्रीनर में अपडेट होगा। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो अगली कंपनी का नाम है NSDL, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो काफ़ी कुछ आपको यहाँ पर मिलता है, लाइक न्यूज़ एंड अपडेट्स हो गए, इंडस्ट्री से रिलेटेड हो गए या स्टॉक से रिलेटेड हो गए, कंपनी के प्रॉपर चार्ट्स को एनालिसिस कर अपडेट किया जाता है। उसके अलावा सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इसके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों NSDL की बात करते हैं। तो अभी NSDL आप सभी को पता है कि डिपॉजिटरी है, और डिपॉजिटरी का जब भी डेटा आता है तो उस डेटा को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, डीमैट अकाउंट ओपनिंग का डेटा हमें रिपोर्ट होता हुआ दिखा है, जिसमें 40% की गिरावट हमें विटनेस करने को मिली है अगर 9th मंथ को पिछले साल के 9 मंथ से कंपैरिजन करें तो। और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है मार्केट में वॉलेटिलिटी। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स देखने को मिलेंगे कि जनवरी से लेकर सितंबर तक का अगर डेटा हम देखें तो 2025 का ये डेटा है। 2025 में जनवरी से लेकर सितंबर तक 21.8 मिलियन न्यू डीमैट अकाउंट ओपन हुए हैं, और वही इसी पीरियड में पिछले साल देखोगे तो 36.1 मिलियन डीमैट अकाउंट ओपन हुए थे। तो ये जो 14 मिलियन का गैप दिख रहा है, ये गैप हमें ये बता रहा है कि इस बार 14 मिलियन कम डीमैट अकाउंट ओपन हुए हैं पिछले साल के कंपैरिजन में। तो इसका मतलब ये है कि जो भी कंपनी कैपिटल मार्केट में काम कर रही है उस कंपनी के लिए भी सेंटिमेंट्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि उनके पास कस्टमर्स की बहुत ज़्यादा कमी है, पहले के मुकाबले न्यू कस्टमर्स की बहुत ज़्यादा कमी है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। और NSDL की अगर हम रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें तो एनुअल फीस से आने वाला रेवेन्यू उनके टोटल रेवेन्यू में सिर्फ 2% ही कॉन्ट्रीब्यूट करता है। कस्टडी फीस से आने वाला रेवेन्यू 15% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। ट्रांजेक्शन फीस से आने वाला रेवेन्यू 23% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। यानी कि मान लो कंपनी 100 रुपये कमा रही है तो 23 रुपये कंपनी को ट्रांजेक्शन फीस से ही मिलता है। और जितने ज़्यादा लोग मार्केट में रहेंगे उतने ज़्यादा ट्रांजेक्शन फीस से आने वाला रेवेन्यू कंपनी का रहता है। और अभी के टाइम पे लोग जो मार्केट से कम हुए हैं ड्यू टू वॉलेटिलिटी, इससे साफ साफ NSDL और BSE और बोल सकते हैं CDSL जैसी कंपनीज़ के बिज़नेस के लिए कुछ खास अच्छी खबर ये हम नहीं बोल सकते हैं। और इसी वजह से रीसेंट टाइम्स में देखा होगा आपने कि ब्रोकर हो गई या फिर जो अदर कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनीज़ हो गई, उसके नंबर्स हमें कुछ खास अट्रैक्टिव विटनेस करने को मिले ही नहीं हैं। बाकी ये सारी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इसको ब्लाइंडली या रिकमेंडेशन की तरह मत देखना। ये सारी चीज़ों के बेसिस पे आप रिसर्च और एनालिसिस ज़रूर कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बाकी इसके अलावा बात करें अगली कंपनी के बारे में तो नाम है HDFC AMC। रिसेंटली कंपनी ने अनाउंस किया था फर्स्ट एवर बोनस 1:1 के रेशो में
इसका मतलब कंपनी ने एक शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को एक इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं, शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए ये वीडियो यहाँ तक था। करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, परिवार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।